नमस्कार दोस्तों। अनामिक लेखक लिखित बिखरे अल्फाज इस कहानियों के महफिल में मैं अश्विन आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली तब हम में से कईयों को बंटवारे का सामना करना पड़ा था। कई लोग मारे गए, कई लोग बेघर हुए। दोनों तरफ बहुत भारी नुकसान हुआ। आज जिस जगह को हम पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के एक छोटे से शहर में दो जिगरी दोस्त आफताब और रमाकांत 1947 तक आज़ादी की जंग में एक साथ लड़े। दोनों एक साथ जेल भी गए। फिर जब यह ज़मीं आज़ाद हुई तो रमाकांत को मजबूरन अपना शहर छोड़कर सरहद के इस पार आना पड़ा। यहाँ आने के कई महीनों बाद रमाकांत ने अपने दोस्त आफताब को एक खत लिखा। उसी खत की दास्तां आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भीगा खत। इस कहानी को लिखा है ऋषभ गुलालकरी ने। अगर आपको कहानी को पूरी तरह से महसूस करना हो तो ईयरफोन्स लगा के और अपनी आंखें मूंद के इत्मीनान से सुनिएगा। पेश करता हूं भीगा खत। प्यारे आफताब, कैसे हो मेरे दोस्त? पता नहीं यह खत तुम्हें कब मिलेगा, लेकिन आज के दिन मैं इसे लिखना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज जन्माष्टमी है। आज मेरे सबसे पसंदीदा भगवान किशन और मेरे सबसे अजीज दोस्त मतलब कि तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो दोस्त। पसंदीदा से याद आया, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब मैं तुम्हें हरदम सताया करता था कि देखो, मेरे पास तो इतने भगवान हैं कि मैं उनमें से अपने पसंदीदा भगवान को चुन सकता हूँ, पर तुम्हारे पास तो एक ही खुदा है। और फिर तुम रूठकर नदी किनारे अकेले बैठने चले जाते थे। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी तुम्हें मनाने के लिए। उसी तरह आज मैं बंबई के इस समंदर किनारे बैठा हूँ, बिल्कुल तन्हा। यही आस लिए कि कभी तुम भी मुझे ले जाने के लिए आओगे। पता है मुझे कि अब यह मुमकिन नहीं। हम दोनों का ख्वाब था यहाँ बंबई में आकर कुछ करने का। आजकल इतना बोझ लगता है खुद के ऊपर, क्योंकि अब मुझे एक नहीं दो सपने पूरे करने पड़ेंगे, तुम्हारा और मेरा। बड़ा अतरंगी शहर है ये बंबई। इतने लोग एक साथ तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे कभी। हर किसी को काम मिल जाता है यहाँ, कोई खाली दिखाई नहीं पड़ता। चारों तरफ बस अफरा तफर सी मची रहती है हरदम। जब मैं पहली बार उस पार से इस पार आया तो मैं बिल्कुल बंजारा था। मुझे पता नहीं था कि किस शहर में अपना बसेरा बसाऊं। बस ये एक ही शहर आया जहन में। मुझे कहानियाँ और नाटक लिखने के अलावा और आता ही क्या है, ये तो तुम्हें पता है। तो बस आ गया मैं बंबई। शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि मैं अपने नाटकों और कहानियों को किसे और कहाँ दिखाऊं। कुछ हाथ नहीं आ रहा था। पर फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई। मेरी रंगमंच और फिल्में बनाने वाले कुछ लोगों से पहचान होने लगी। हाल ही में मेरा काम मैंने फिल्में वगैरह बनाने वाले चंद लोगों के सामने पेश भी किया। उन्हें वो बहुत ही पसंद आया। काम भी शुरू कर दिया है इन लोगों ने मेरी कहानी पर। जब भी वो मेरी लिखावट की तारीफ करते हैं तब मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इन्होंने असल काम तो देखा ही नहीं है। अगर ये लोग तुम्हारा एक भी नाटक पढ़ ले तो हैरतंगेज होकर रह जाएंगे। बंटवारे के बाद जब मैं यहाँ आया तब से कई दफ़ा ये सोचा कि तुम्हें खत लिखूं, पर हाथ में एक भी काम नहीं था मेरे। किस मुंह से तुम्हें बोल पाता कि यहाँ कुछ हासिल नहीं हो रहा है मुझे। इसलिए इतनी देर हो गई तुम्हें खत लिखने में मेरे दोस्त। नाराज मत होना। तुम्हें पता है यहाँ इन लोगों को कौन सी कहानी पसंद आई मेरी? तुम्हें जानकर ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पहली बार जेल में तुम्हें यह कहानी सुनाई थी तब तुमने मुझसे कहा था
कि ये मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत कहानी है। जेल में तो हमने कई कहानियां लिखी है, संभाल कर रखी है या नहीं तुमने? क्या दिन थे वो। आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे हम। जब हमें पकड़कर लाया था और कोर्ट ने हमें सजा सुनाई थी, तब भी हम तस से मस नहीं हुए थे। एक अलग ही जुनून सवार हुआ करता था। किसी बात का डर नहीं था हमें। पता है क्यों? क्योंकि हम उस जेल में खाली हाथ नहीं गए थे। हमारे पास उम्मीद थी। उम्मीद थी कि किसी दिन हम खुली हवा में सांस लेंगे। उम्मीद थी कि तुम अपने अम्मी अब्बू को खुश देख सकोगे। उम्मीद थी कि हर दम हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उम्मीद थी कि मैं रत्ना के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिता सकूं। कई सपनों के एक साथ पूरा होने की जिद पकड़कर जो बैठे थे हम। पर हमें क्या पता था कि जिंदगी के उसूल ही अलग होते हैं। जिंदगी हमारा एक सपना पूरा करने के बदले हमसे बाकी सब छीन कर ले जाती है। आज भी याद है मुझे वो दिन। अचानक जेल में खबर आई कि हम सब कामयाब हो गए हैं। दुश्मन हमें छोड़कर लौट रहा है। अब हम आजाद होने वाले हैं। उस दिन कितना रोए थे हम। जिस दिन हमें रिहा कर दिया गया था, उसी दिन बहुत सी चीजें ठानकर जेल से बाहर निकला था मैंने सोच रखा था कि आज तक मैं आजादी के लिए जिया था, पर अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। ढेर सारे नाटक और कहानियां लिखूंगा। तुम्हारे साथ मिलकर अपना खुद का नाटक समुदाय बनूंगा और रत्ना के साथ। रत्ना 5 साल का रिश्ता था हमारा। तुम्हें तो पता ही था। तुम्ही ने तो मिलाया था मुझे रत्ना के साथ। पहले दोस्ती और फिर धीरे धीरे कब रत्ना से प्यार कर बैठा मुझे ही नहीं पता चला। प्यार का एहसास कुछ अलग ही होता है, फिर चाहे वो अपने मिट्टी से हो या फिर किसी इंसान से। प्यार के घेरे में कब दिन की रात हो और कब रातों के दिन हो जाए पता ही नहीं चलता। मैं रत्ना और आज़ादी, इन दोनों से एक जैसा प्यार कभी नहीं कर पाया। मेरा पहला प्यार तो आज़ादी ही थी। शायद मैं रत्ना की मजबूरियों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कितनी बार उसने मुझे कहने की कोशिश की कि वक्त बीता जा रहा है और अब वो मेरे लिए ज़्यादा रुक नहीं पाएगी। उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर मैं उसे वादे करता रहा कि जिस दिन आज़ादी मिल जाएगी उसी दिन उसके पिताजी से उसका हाथ मांग लूंगा। पर शायद ज़्यादा ही देर कर दी थी मैंने। आज़ादी के बाद जेल से जब हम बाहर निकले, उस दिन मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे के पास मुझे एक खत मिला। वो खत रत्ना का था। खत में रत्ना ने लिखा था कि उसने बड़ी कोशिश की शादी रोकने की, पर अपने पिता के सामने उसे हारना पड़ा। अपने शादी की तारीख भी लिखी थी उसने उस खत में। बोल रही थी कि अगर मैं वो खत उसके शादी के एक दिन पहले भी पढ़ता हूँ और उससे मिलने आता हूँ, तब भी वो मेरे साथ भाग जाने के लिए तैयार थी। पर तब कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। उसके मोहल्ले वालों से पता चला कि लखनऊ के किसी बैरिस्टर के साथ उसकी शादी हुई है। आजकल खुद से यही पूछा करता हूँ कि वो खुश तो होगी ना, वो मुझे याद तो नहीं करती होगी ना। खैर छोड़ो, अब हमारी कश्ती बहुत दूर निकल आई है। जेल से आने के बाद रत्ना के शादी के अलावा मेरे लिए दूसरा बड़ा सदमा था बंटवारा। रत्ना के मोहल्ले से वापस आते हुए जब नुक्कड़ पे अखबार खरीदा तो पता चला कि जाते जाते जमी के टुकड़े कर दिए थे इन कमबख्तों ने। लिखा था कि कई बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची और पंजाब में दंगे भड़क उठे हैं और अब मजहब तय करेगा कि इंसान सरहद की किस तरफ रहेगा। मुझे तो अपने शहर में रुकने की इजाज़त भी नहीं थी ज़्यादा दिन। अखबार पढ़ते ही मेरा दिमाग काम करना बंद सा हो गया। वापस घर लौटा तो मोहल्ले के सारे परिवार अपना सामान बांधने की तैयारी में जुटे थे। मैं वो सब देखकर दंग रह गया। मुझे नहीं जाना था कहीं। मेरा घर, मेरा शहर,
मैं क्यों छोड़ता भला। मेरे पड़ोसियों ने मुझे समझाया कि अगर मैं यहीं रुका तो मुझे मार दिया जाएगा। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि मेरा यार आफताब ये हरगिज नहीं होने देगा, वो उन्हें समझाएगा। पर मेरे पड़ोसियों ने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बोले कि अगर मैं शहर में तुम्हारे भरोसे रुक गया तो लोग तुम्हें और तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी ख़त्म कर देंगे। मुझे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी थी, तो मैंने भी वही किया जो बाकी सारे हिंदू कर रहे थे। अपना सामान समेटा और निकल पड़ा। जाते जाते मुझे किसी भी हालत में तुम्हें मिलना था। सब इतने जल्दबाजी में हो रहा था कि मेरा खुद के दिमाग पर काबू ही नहीं था। मेरी ट्रेन को आने में कुछ ही मिनट बाकी थे। मैं मेरा सामान स्टेशन पर रखकर चुपके से तुम्हारे घर आया। घर पर तुम्हारे अम्मी अब्बू थे। उनसे मुझे पता चला कि तुम नमाज के लिए मस्जिद गए हो और तुम्हें आने में देर लगेगी। माफ़ करना दोस्त, पर उस समय उतना वक्त नहीं था मेरे पास। मैंने अम्मी और अब्बू को जी भर के देखा। उनके आंखों में अपना एक बेटा खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था मुझे। फिर उन्हें जी भर के गले लगाया। जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोक पाया था मैं तब। उनसे तुम्हारी एक तस्वीर मांगी और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। आज भी किताब में संभाल के रखी है तुम्हारी वो तस्वीर। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि ये धर्म कब से आज़ादी के बीच आया। हाँ, मानता हूं कि कुछ गिले शिकवे थे दोनों मजहबों के लोगों में, पर क्या वो आपस में सुलझा नहीं सकते थे हम? मैं तो ये मान के चल रहा था कि आज़ादी की लड़ाई में सबका खून बहा है। आज़ादी ने मजहब देख के कुर्बानी नहीं मांगी थी। तो फिर जो सियासती लोगों ने किया, क्या वो सही था? क्या ये थी हमारी आज़ादी की परिभाषा? कभी कभी लगता है कि इन सबसे अच्छा तो वो अंग्रेजी थानेदार था। 2 डंडे अगर रमाकांत को मारता तो आफताब को भी 2 डंडे मारता। हमें नाम या मजहब पूछकर तो नहीं मारता था वो। सच बताऊं तो किसी भी चीज से या इंसान से दिल लगाना छोड़ ही दिया है मैंने, क्योंकि मैं जिसे भी जी जान से चाहता हूं वो मुझसे उतना ही दूर जाने लगता है। मेरे माँ बाबूजी को कितना प्यार करता था मैं, पर उनको मेरे बचपन में ही मुझसे छीन लिया गया। उसके बाद रत्ना दूर चली गई, फिर मेरा अपना घर छूटा और अंत में तुम। अब मेरे साथ है बस मेरी आज़ादी और कुछ पुरानी कहानियां। इन्हीं के सहारे बाकी जिंदगी काट लूंगा। पर तुम मायूस मत होना, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है जिंदगी में। जल्द से जल्द अपनी खुद की नाटक कंपनी खोल दो, और अब शादी भी तो करनी है तुम्हें। अम्मी अब्बू का ख्याल भी रखना है। अगर हो सके तो मेरे लिए एक काम करोगे? पिछले कुछ दिनों से अखबार में मैंने पढ़ा कि तुम्हारे वहाँ कई शहरों में जो लोग अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान आए, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। मेरे बाबूजी ने दिन रात एक करके वो घर बनाया था। मेरा पूरा बचपन और आधी जवानी गुजरी है उन 4 दीवारों के भीतर। अगर वो घर जल गया तो मानो मेरी सारी यादें भी जलकर खाक हो जाएगी। मेरा वो घर जलने मत देना यार। इस खत के साथ मैं उस घर के कागजात भी भेज रहा हूँ। कोई अगर उस घर को जलाने को आए तो बोल देना कि मैं वो घर तुम्हें बेचकर चला गया। यह एक एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, जो शायद मैं कभी चुका ना सकूं। तुम्हें यह खत पढ़ते समय कुछ हिस्सों में मेरी लिखावट धुंधली नजर आएगी। खत के कुछ जगहों पे तुम्हें स्याही फैली हुई दिखेगी। तुम्हें शायद ये लगेगा कि डाक वालों ने लाते समय खत को गीला कर दिया हो। अगर ऐसा तुम्हें लगे तो उन डाक वालों को मत कोसना। इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बस यूँ समझ लेना कि खत लिखते वक्त मेरे दिल में जो अनकही बातें थी, उनके साथ साथ मेरी भरी हुई आंखों से कुछ आंसू इन पन्नों पर उतर आए। इन सब के बावजूद भी तुम मेरा ये अश्कों से भीगा धुंधला खत पढ़ पाओगे, इसकी मुझे उम्मीद है। तुम्हारा दोस्त रमाकांत।